गुड मॉर्निंग पल्लवी जी। चलिए, तो लास्ट क्लास में हम ईआर डायग्राम की बात कर रहे थे। हमने कुछ एक कीज की बात लास्ट क्लास के अंदर की थी। हम जो पढ़ रहे थे उसमें हमने सुपर की बात की। हमने कहा था कि किसी भी सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स बाय विच यू कैन रिट्रीव ए यूनिक रिकॉर्ड दैट इज नोन एज सुपर की। पल्लवी जी आवाज़ आ रही है ना? देन हमने बात की कैंडिडेट की कैंडिडेट की हमने कहा मिनिमल सुपर की। देन वी टॉक्ड अबाउट प्राइमरी की हमने बात की फॉरेन की फॉरेन की। ये चीज़ें हमने देखी थी। एट लास्ट हम जो बात कर रहे थे वो फॉरेन की बात थी। इससे पहले हमने जनरल दूसरी चीज़ें जो डिस्कस की थी, इसके पहले हम ईआर डायग्राम की जनरल बातें कर रहे थे। अगर हम ईआर डायग्राम को थोड़ा और आगे बढ़ के देखते हैं तो ईआर डायग्राम के लिए बहुत सारे सिंबल्स हैं जिनको यूज में लिया जाता है। बहुत सारे सिंबल्स हैं जो कि हम ईआर डायग्राम के लिए यूज में लेते हैं। ये सिंबल्स कौन कौन से हैं? फॉरेन की हो गया था ना, जब अपन ने कहा था ना कि डिपार्टमेंट नंबर डिपार्टमेंट टेबल को रेफर कर रहा है। कॉलम डेटा टाइप सेम होना चाहिए। दूसरी की में प्राइमरी की होना चाहिए। आप जहाँ पर फॉरेन की बना रहे हैं वहाँ वैल्यू नल भी हो सकती है। ये बातें अपने की थी। हो सकती है। हाँ जी, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हेलो, हेलो, हाँ बेटा, नमस्कार। ओके, वेब पे नहीं चल रही है। आप ये थोड़ी देर आप उसको देख लीजिए। क्लास चालू हो गई है ना, तो अभी डिस्टर्ब हो जाएगा बीच में। ऑफ करूँगा तो नेक्स्ट क्लास में करूँगा। नहीं, बच्चे बात कर रहे हैं लगातार। एक्चुअली वो शायद उनका ऐप वेब में भी कोई इशू है। ऐप पे तो चल रही है। अब मैं बंद करके चालू करूं फिर? ओके, देखिए अभी वेब में प्रॉब्लम है। वेब पे अभी नहीं चल रही है। अगर मैं अभी चेंज करूँगा तो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए बेटर है कि अभी तो इसी से कर लें।
ओके, देखिए एक एग्जाम्पल जो लास्ट क्लास में हमने लिया था, एक बार उसको रिपीट कर लेते हैं। जो एग्जाम्पल लास्ट क्लास में लिया था उसी को अपन रिपीट कर लेते हैं। हमने कहा एक एम्प्लॉय टेबल अपने पास है। एम्प्लॉय टेबल में हमने बात की थी कि यहाँ पर सपोज आपके पास EID है, से नेम है, से डिपार्टमेंट ID है। हमने कहा एम्प्लॉय नंबर सपोज आपका 1 है, एम्प्लॉय नेम A है, DID सपोज 1 या 101 समझने के लिए, से 2, से B हो सकता है 102 हो, 3C हो सकता है 101 हो, 4D हो सकता है 103 हो, 5E हो सकता है अभी कुछ नहीं हो, नल हो। ठीक है। दूसरी जो डिपार्टमेंट टेबल है, डिपार्टमेंट टेबल के अंदर हमने कहा D नंबर होगा और D नेम होगा। हमने कहा 101 सपोज DOIT, 102 से PWD, 103 सपोज PHED। ये 3 डिपार्टमेंट हमने रखे हैं। देखिए यहाँ पर नल भी अलाउड है, यहाँ पर डुप्लीकेसी भी अलाउड है। हो सकता है एक से ज़्यादा लोग सेम डिपार्टमेंट में हो सकता है किसी कैंडिडेट को, किसी एम्प्लॉय को अभी कोई डिपार्टमेंट अलॉट नहीं किया हो। बोथ आर पॉसिबल। हाँ जी, वहाँ प्राइमरी की नहीं है, इस फील्ड में ही ये फॉरेन की है जी। इसमें तो ये प्राइमरी की है, इसमें तो ये प्राइमरी की है। नहीं, प्राइमरी की तो यही है। इन दोनों को अलग अलग टेबल मानिए। नहीं है प्राइमरी की वो। वापस से फॉरेन की क्या है, मेरी टेबल का एट्रीब्यूट जो कि किसी और टेबल के प्राइमरी की से रिलेटेड है। रेफरेंस जिसको रेफर किया जा रहा है, तो किसको रेफर किया जा रहा है? ये रेफरेंस्ड है और ये रेफरिंग है। मैं उन टर्म्स को अभी काम में नहीं ले रहा हूं जब तक क्वेश्चन नहीं आते। देखिए सीधी सी बात है, जहां पर फॉरेन की है इस जगह पर डुप्लीकेशन हो सकता है, इस जगह पर नल हो सकता है। ये किसी और टेबल या सेम टेबल, अपने लास्ट क्लास में देखा था सेम टेबल भी हो सकती है। अपने मैनेजर आईडी वाला जो एग्जांपल लिया था, हमने कहा था दिस माइट बी सेम टेबल की प्राइमरी की को रेफर करता है। तो प्राइमरी की तो क्या है, ये है ना, हटाओ इसको, बेकार में परेशान कर रहा है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपके पास एक एम्प्लॉय टेबल है, एक एम्प्लॉय टेबल है। इस एम्प्लॉय टेबल के अंदर आपके पास एक एम्प्लॉय आईडी है, एक एम्प्लॉय नेम है और से डेजिग्नेशन है। ठीक है। एक डेजिग्नेशन टेबल मैंने अलग बना दी, एक डेजिग्नेशन टेबल मैंने अलग बना दी। यहां पर मैंने कहा साहब DID है, D नेम है। ठीक है। हमने कहा बहुत सारे एम्प्लॉयज हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 सपोज। एम्प्लॉय नेम ABCDEFGS सपोज। अब सबकी अपनी डेजिग्नेशन होगी। हमने कहा मान के चलो ये यहाँ पर इसके डेजिग्नेशन नंबर है 101, इसका है सपोज 102, सपोज 101, सपोज 103, सपोज 102, 101, 103, 101 मान के चलते हैं। दूसरी टेबल के अंदर अब ये 102, 101 क्या है, हमें डिफाइन करना पड़ेगा ना समहाउ। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक अलग टेबल बना दी भैया, 101, 102, 103।
101 की जो हमारे पास वैल्यू है, सपोज डिपार्टमेंट नेम है, हमने कहा जी ये है आपका DOIT, ये है PWD, ये है PHED। अब जरा इसे समझिए, फॉरेन की कहां पर है, ये फॉरेन की है जो किसी और टेबल की है। फॉरेन की हम ये कह रहे हैं जो किसी और सेम टेबल की भी हो सकती है, सेम टेबल की भी हो सकती है, पर सामान्यतया दूसरी टेबल की है। फॉरेन की क्या है, मेरी टेबल की मेरी टेबल की जो कि किसी दूसरी टेबल की प्राइमरी की को रेफर कर रही है। तो प्राइमरी की आपकी क्या है, ये है। हाँ माइट भी, अब मैंने आप चला के डिफरेंट लिया है। अब ये क्यों है, बात इसको समझिए कि ये है क्यों ऐसा। इसलिए है कि सपोज मैं यहां पर एक एम्प्लॉय रखता हूं 9, सपोज इसका नाम है आई, गलती से मैंने यहां पर डिपार्टमेंट नंबर दे दिया 105, तो क्या ये अलाउ होना चाहिए क्या? 105 नंबर का कोई डिपार्टमेंट है ही नहीं, ऐसे कैसे दे रहे हो साहब? इसलिए इसको बनाया जाता है। अब मैंने क्या कहा साहब, ये गलत है, ये यहां पर मुझे एरर प्रोड्यूस करेगा, इसलिए हमने फॉरेन की बनाया है कि डिपार्टमेंट आपके वही हो सकते हैं जो डिपार्टमेंट टेबल, डेजिग्नेशन वही हो सकते हैं जो डेजिग्नेशन टेबल में दे रखी है। ऐसे थोड़ी किसी को कोई भी डेजिग्नेशन दे देंगे। एग्जैक्टली यहां पर हो सकता है, मैंने 106 बना रखा है से कोई भी डिपार्टमेंट आपने कहा, डिपार्टमेंट ही भूल जाता हूं मैं तो, से इलेक्ट्रिसिटी, हो सकता है यहां पर कोई एम्प्लॉय ना हो, लेकिन क्या मेरे पास इस जगह पर कोई एम्प्लॉय ऐसे हो सकता है जो जिसकी डेजिग्नेशन वो हो जो इसमें नहीं है? वो तो संभव है नहीं। आर यू गेटिंग कि हम बनाते क्यों हैं? हम आगे पढ़ेंगे, इसको रेफरेंशियल इंटीग्रिटी बोलते हैं। मैं बहुत चूज कर करके टर्म्स काम में लेता हूं, जब तक अपन ने पढ़ा नहीं है वो टर्म आनी नहीं चाहिए, तो कंफ्यूज नहीं करती। क्लियर होता है, मतलब अपन ये मान के चलते हैं ना कि पता नहीं है। एनीवे हम यहां पर क्या ऐसी कोई डेजिग्नेशन रख सकते हैं जो डेजिग्नेशंस में नहीं है? नहीं रख सकते ना, इसलिए रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, इसको रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कहते हैं, पहली बात। अब जरा सोचिए, कल को हमने कहा जी इस डेजिग्नेशन का इस, अच्छा मैंने यहां पर डेजिग्नेशन डिपार्टमेंट ले लिया, क्या पागल हो, पागल है, यहां पर क्या लिया? सपोज ये आपका है IA से प्रोग्रामर से ACP, सपोज ऐसे मान के चलो कल को IA का नाम बदल गया, मान लो कि चलो IA का नाम बदल गया, तो मैं कहां चेंज करूंगा? इस जगह पर ना, मैंने कहा साहब IA का नाम कर दिया असिस्टेंट प्रोग्रामर, तो एक ही जगह चेंज करना पड़ा ना। कल को हमने कहा साहब ACP वाली डेजिग्नेशन को खत्म कर दो, उसको सीनियर प्रोग्रामर करना है, खत्म ही कर दो ACP को, हमारे डिपार्टमेंट को ACP रहेगा ही नहीं, तो मैं क्या करूंगा? इस ACP वाले को डिलीट करूंगा ना, और जब मैं यहां डिलीट करूंगा तो यहां पर कुछ ना कुछ इफेक्ट होना चाहिए ना, कि या तो ये भी डिलीट हो या इसका कोई नाम बदले, कुछ तो होना चाहिए ना। तो ये दिस इज नोन एज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, और इसके लिए हम ये दो टेबल बनाते हैं। फॉरेन की को इसलिए काम में लिया जाता है कि हम किसी ऐसी चीज को रेफर ना कर पाए जो कि हो ही नहीं। बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल नल भी हो सकती है, रिपीट भी हो सकती है। जब हम इसको डिलीट करते हैं तब हम स्पेसिफाई करते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी, वहां पर अपन इन चीजों को डिस्कस करेंगे। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स आपके होते हैं, वो अपन कंस्ट्रेंट्स के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी हमने केवल और केवल इतनी सी बात की है कि हाँ जी फॉरेन की हो सकती है, हमारी टेबल की कोई की जो कि किसी दूसरी टेबल की
प्राइमरी की को रेफर कर रही है। ये दूसरी टेबल सेम टेबल भी हो सकती है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं इस बात को, क्योंकि कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि क्या फॉरेन की सेम टेबल को रेफर कर सकती है। हाँ जी, कर सकती है। एग्जाम्पल लिया था अपन ने कल, एक बार फिर लेते हैं अगर डाउट है। यहां पर नल हो सकता है भैया, यहां नल नहीं हो सकता क्योंकि यहां तो प्राइमरी की है, नल कैसे होगा सुनीता जी, यहां नल कैसे होगा, यहां नल हो सकता है। लास्ट क्लास के अंदर एक एग्जाम्पल अपन मैनेजर आईडी का ले रहे थे, हमने कहा जी एक एम्प्लॉय टेबल है, एम्प्लॉय टेबल में हमने कहा जी एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है और से मैनेजर आईडी है। एम्प्लॉय आईडी 1 से ए, 2B, 3C, 4D, 5E, 6F। यहां पर हमने मैनेजर आईडी, सपोज ए का कोई मैनेजर आईडी नहीं है, ए इज द सुपर बॉस से, यहां पर हमने कहा साहब बी का जो मैनेजर है वो 1 है, से सी का मैनेजर सपोज 1 है, से डी का बॉस, बॉस मैनेजर हम क्या कह रहे हैं बॉस, डी किसको रिपोर्ट कर रहा है, सपोज 2 को रिपोर्ट कर रहा है, 5 किसको रिपोर्ट कर रहा है, मान के चले साहब 2 को कर रहा है, 6 किसको रिपोर्ट कर रहा है, सपोज 3 को रिपोर्ट कर रहा है। नाउ दिस इज द फॉरेन की, and this foreign key is referring to primary key of the same table. दूसरी की प्राइमरी की को रेफर कर रही है, प्राइमरी की इसको रेफर नहीं कर रही है। हाँ हाँ, मतलब हम कहना ये चाह रहे हैं कि फॉरेन की सेम टेबल की प्राइमरी की को रेफर कर सकती है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। हाँ जी, क्यों नहीं हो सकता सुनीता जी, 100% कंफर्म। जब आप फॉरेन की बात कर रहे हैं तो फॉरेन की कैन बी नल, फॉरेन की कैन बी डुप्लीकेटेड फॉरेन की केस में, लेकिन जहां पर प्राइमरी की है दैट कैन नॉट बी नल, दैट कैन नॉट बी डुप्लीकेटेड। इज दिस 100% क्लियर? हो सकती है, इट डिपेंड्स, हो सकती है, होगी कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है हम यहां पर मैनेजर आईडी में उसको रेफर ना करें, हम अगर डिफाइन करेंगे। देखिए फॉरेन की डिफाइन करना नहीं डिफाइन करने में क्या फर्क है। आप जो बोल रहे हैं कि भाई होगी, होगी तो तब जाके हम ये कहेंगे कि ये फॉरेन की है जो कि इस प्राइमरी की को रेफर कर रही है। अगर हम ये डिफाइन करते हैं तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट आएंगे ना। हाँ, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट तो तभी अप्लाई होंगे ना कि भाई इसको डिलीट करूं तो ये भी डिलीट हो जाए, ये तो तब है ना जबकि अपन डिफाइन करेंगे। अगर हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं तो फॉरेन की नहीं होगी, दैट वी हैव टू डिफाइन। ठीक है, 100% फॉरेन की का कंसेप्ट सिंपली key, a key of a table which can refer primary key of some another table or of the same table. बताइए सर, कोई घपला इसमें? नो घपला। अपन ने फॉरेन की को इतना डिटेल में पढ़ लिया, तो अब रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट को मुझे लगता है अपने को यहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट क्या कहता है, ये एग्जांपल देखिए। जब अपन ने फॉरेन की पढ़ लिया है और हमने इतना डिस्कस कर लिया, तो आपकी क्लैरिटी के लिए रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट अपन यहीं पढ़ते हैं। देखिए क्या मतलब है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट का। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट, पहली बात, वायलेशन कब होगा, वायलेशन होगा कब कि भाई रेफरेंसिंग जो है उसमें कहीं डिस्टरबेंस हो रहा है,
आइदर ऑन डिलीशन ऑफ दिस और ऑन इंसर्शन ऑफ दिस, ठीक है, आइदर ऑन डिलीशन ऑफ रेफरेंस टेबल जिसे रेफरेंस किया गया है, और इन इंसर्शन ऑफ रेफरिंग टेबल, रेफरिंग टेबल मतलब ये तो क्या हो गया, रेफरेंस्ड, और ये क्या हो गया, रेफरिंग। रेफरिंग जो रेफर कर रही है, रेफरेंस जिसे रेफर किया गया है, ठीक है, क्लियर है। तो वायलेशन कब होगा, आइदर आई डिलीट सम डेटा फ्रॉम हेयर, हो सकता है, कोई जरूरी नहीं हो, जैसे यहां पर मैं 106 को डिलीट करूं तो कोई वायलेशन नहीं हो रहा है, ठीक है ना। हो सकता है यहां पर मेरा कोई एम्प्लॉय है 9i नल, अगर मैं ये इंसर्ट करता हूं तो कोई वायलेशन नहीं हो रहा है। तो वायलेशन कब हो सकता है, आइदर आई डिलीट फ्रॉम दिस टेबल और आई इंसर्ट फ्रॉम दिस टेबल, पहली बात। दूसरी बात, वायलेशन पे होना क्या है, वायलेशन पे सपोज हम यहां की बात कर सकते हैं, यहां की तो कर ही नहीं सकते, इसके डिलीट करने पर क्या क्या हो सकता है। ऑन डिलीशन फ्रॉम रेफरेंस टेबल, रेफरेंस टेबल से किसी रिकॉर्ड को अगर आप डिलीट करते हैं, जैसे सपोज मैंने 102 को डिलीट कर दिया, 3 काम हो सकते हैं। ऑन डिलीशन देयर आर 3 ऑप्शंस, 3 ऑप्शंस क्या है, सबसे पहला सेट डिफॉल्ट, सेट नल एंड कैस्केड डिलीशन। अगर मैं इसको डिलीट करूं तो पहला तो हम कह रहे हैं भाई 102 जहां पर है ना उनको नल कर दो, तो सेट नल हो गया। दूसरा हमने कहा भाई इसकी कोई डिफॉल्ट वैल्यू अगर दे रखी है, अपन डिफॉल्ट वैल्यू देते हैं ना कि अगर कोई बंदा ज्वाइन कर रहा है तो बाई डिफॉल्ट वो क्या होगा, उसका डेजिग्नेशन क्या होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, जो भी डिफॉल्ट वैल्यू वो रख दो। और हाँ जी, आपको अपनी टेबल बनाते वक्त सेट करनी पड़ेगी। तीसरी बात क्या है, हमने कहा इसको डिलीट कर रहे हो तो इससे रिलेटेड जो है सबको डिलीट कर दो, तो ये भी डिलीट कर दो भैया, ये भी डिलीट कर दो सर, ठीक है। ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्टेंट है, क्योंकि अपन ने फॉरेन की को पढ़ा, फॉरेन की अपने को अगर समझ में आया तो ये हमारे लिए हेल्पफुल होगा, इसलिए अपन ने इसकी अभी बात कर ली। इज दिस ओके, फॉरेन की 100% क्लियर है ना, आपके दिमाग में क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि फॉरेन की हम क्यों काम में ले रहे हैं, फॉरेन की होती क्या है, और फॉरेन की से क्या क्या घपले हम सॉल्व कर सकते हैं, क्यों बना रहे हैं। इसलिए बना रहे हैं साहब कि ये घपला नहीं हो जाए कि कोई ऐसा बंदा आ जाए जो डेजिग्नेशन ही नहीं है, जैसे सरकार में मैनेजर नहीं होता, अब आपने किसी को मैनेजर लगा दिया तो ऐसे तो ही लगा दोगे, वो आपकी डेजिग्नेशन टेबल में होना चाहिए मैनेजर, तभी काम में ले पाओगे। सपोज किसी डेजिग्नेशन को खत्म कर दिया तो बाकी सबका कुछ इंतजाम करना पड़ेगा, वो करो आप, राइट साहब। आगे बढ़ जाएं, चलें, चलिए। तो साहब ये अपन बात कर रहे थे, हमने कहा कि ईआर डायग्राम जो कल अपन पढ़ रहे थे, ईआर डायग्राम्स के कुछ सिंबल्स हैं, वो सिंबल्स अपने फिक्स हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमसे सिंबल्स के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहला है रेक्टेंगल, जो कि एंटिटी टाइप को रिप्रेजेंट करता है। सपोज हमने कहा एक एंटिटी है स्टूडेंट, तो उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे,
सपोज एक एंटिटी है कोर्स, तो हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? सिंपल रेक्टेंगल से। किसी भी एंटिटी टाइप को रिप्रेजेंट करने के लिए, हाँ जी, किसी भी एंटिटी टाइप को रिप्रेजेंट करने के लिए रेक्टेंगल काम में लेते हैं। तो रेक्टेंगल हम क्यों काम में ले रहे हैं? एंटिटी टाइप को रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर वीक एंटिटी है, वीक एंटिटी कौन सी होती है? विच डू नॉट हैव ए प्राइमरी की। प्राइमरी की, उसे हम डबल रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी अपनी कोई प्राइमरी की नहीं होती। कौन सी है सब ऐसी? जैसे आपने कहा एक एम्प्लॉय टेबल है, एक एम्प्लॉय टेबल है, एम्प्लॉय का तो एम्प्लॉय आईडी होगा, लेकिन सपोज इस एम्प्लॉय के ऊपर कुछ डिपेंडेंट्स हैं, उसके पेरेंट्स हो सकते हैं, किड्स हो सकते हैं, तो उनका अपना कोई प्राइमरी की नहीं होगा, डिपेंडेंट। उसे क्या करेंगे साहब? डबल रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्या कहना चाह रहे हैं अपन? हम कह रहे हैं कि साहब वीक एंटिटी सेट को, वीक एंटिटी टाइप को रिप्रेजेंट करना है तो हम डबल रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। वीक एंटिटी टाइप को अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम डबल रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। इज दिस क्लियर? बात नंबर 3, डायमंड रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। मतलब क्या हुआ? स्टूडेंट कोर्स, स्टूडेंट ने कोर्स ज्वाइन किया, द रिलेशन इज ज्वाइन, द रिलेशन इज ज्वाइन। और इनको कम्युनिकेट कैसे करेंगे? सिंपल एरो से। हम क्या कह रहे हैं? स्टूडेंट ज्वाइन कोर्स। ओके, तो रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या काम में लेते हैं साहब? डायमंड काम में लेते हैं। एक वीक एंटिटी सेट और एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट, स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट जिसमें कि प्राइमरी की होता है, उनका जो रिलेशनशिप होता है उसको आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप कहते हैं, और इसे आप डबल डायमंड से रिप्रेजेंट करते हैं। स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट और वीक एंटिटी सेट के बीच के रिलेशन को आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप कहते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने जो एग्जांपल लिया, हमने कहा जी एम्प्लॉय है, डिपेंडेंट है, इनको आपको रिप्रेजेंट करना है। हमने कहा जी ऐसे करो, आप डबल डायमंड बना दो, डिपेंड्स, एम्प्लॉय डिपेंड्स, डिपेंडेंट डिपेंड्स ऑन एम्प्लॉय। इट इज ओके। चलिए नेक्स्ट आपके पास है इलिप्सेज। इलिप्सेज किसको रिप्रेजेंट करते हैं? एट्रीब्यूट्स को। इलिप्सेज किसको रिप्रेजेंट करेंगे? एट्रीब्यूट्स को। जैसे आपने कहा साहब स्टूडेंट है, स्टूडेंट का एनरोलमेंट नंबर है, ठीक है साहब, एनरोलमेंट नंबर। स्टूडेंट का नाम है, ठीक है साहब, नेम। स्टूडेंट का से फादर्स नेम है, ठीक है साहब, फादर्स नेम। डीओबी है, ठीक है साहब, डीओबी। कोर्स का आपने कहा जी कोर्स का कोई आईडी है, येलो साहब। कोर्स का नाम है, येलो साहब। समझ रहे हैं आप बात? ठीक है, इलिप्सेस से हम रिप्रेजेंट किसको करते हैं? एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है भाइयों बहनों, आगे चलते हैं, वापस से आ जाइए। इलिप्सेज विद अंडरलाइंग एट्रीब्यूट। अंडरलाइन किसको रिप्रेजेंट करता है? प्राइमरी की को। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? की एट्रीब्यूट को। ठीक है, तो आपके पास यहां पर आया, मतलब कि आपने कहा साहब एनरोलमेंट नंबर है, तो हम क्या करेंगे? इसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे।
इसके नीचे क्या करेंगे, सब अंडरलाइन कर देंगे। इससे क्या पता चल जाएगा कि ये इसका की एट्रीब्यूट है, ये इसकी प्राइमरी की है, कैंडिडेट की है। ठीक है भाइयों बहनों, आगे बढ़ते हैं। हमने कहा साहब इलिप्सेज विद डैश अंडरलाइन, इलिप्सेज विद डैश अंडरलाइन। अगर पार्शियल की है, अगर पार्शियल की है, जैसे कि डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट का हो सकता है कोई नाम है लेकिन प्राइमरी की तो है नहीं, तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इसकी जो प्राइमरी की बनेगी वो एम्प्लॉय की प्राइमरी की के साथ बनती है। वीक एंटिटी सेट की स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट, जो भी रिलेटेड स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट है, उसकी की के कॉम्बिनेशन से बनती है। ठीक है ना? अब वैसे अगर थोड़ा सा सोचें, हो सकता है अलग अलग एम्प्लॉयज हैं, दो एम्प्लॉयज के बच्चों के सेम नाम है, चिंटू। अब वो चिंटू जो नाम है उसको हम केवल चिंटू नाम से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते ना, उसके लिए ये कि भाई फलाने का बेटा चिंटू, एम्प्लॉय नंबर 101 वाला चिंटू, एम्प्लॉय नंबर 104 वाला चिंटू। समहाउ दिस चिंटू हैज टू बी रिलेटेड विद द एम्प्लॉय। तो ये क्या हो गया? पार्शियल की हो गया। या हो सकता है किसी एम्प्लॉय को आप ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों से आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो दोनों क्या हो गया? पार्शियल की हो गया। हो सकता है एम्प्लॉय आईडी नहीं है, आइडेंटिफाई करने के लिए एक से ज्यादा एट्रीब्यूट भी तो हो सकते हैं आपकी की के अंदर, तो एक से ज्यादा एट्रीब्यूट है तो सब क्या हो गए? पार्शियल की हो गया। ठीक है, उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे आप? डैश लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, डैश अंडरलाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है भाइयों बहनों, कोई घपला यहां तक? जी, ये आइडेंटिफाइंग रिलेशन। ठीक है भाई बहनों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब हमने कहा इलिप्स अटैच टू इलिप्स, इलिप्स अटैच टू इलिप्स, ऊपर वाला हो गया ना? हाँ, नहीं, डबल इलिप्स। डबल इलिप्स काम में किसके लिए लेते हैं? मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट के लिए। जैसे आपने कहा जी स्टूडेंट के पास मोबाइल नंबर रखना है, अब स्टूडेंट का मोबाइल नंबर है तो कोई एक आध तो होंगे नहीं, एक आध मोबाइल नंबर है तो मतलब वो स्टूडेंट ही नहीं है, कम से कम 5-6 तो होनी चाहिए, है ना? 2-3 तो तभी खरीद लिए थे जब जियो आया था, अब वो जियो ने जीना बंद कर दिया, अब उसने बंद कर दिया, मत जियो, तो 2-4 तो तभी खरीद लिए गए थे। तो हम क्या करेंगे? इस मोबाइल को डबल इलिप्स से रिप्रेजेंट करेंगे, डबल इलिप्स से रिप्रेजेंट करेंगे। सामान्यतया जब हम पार्शियल की बात करते हैं तो हम एक टेबल की बात करते हैं, लेकिन उस टेबल के अंदर की तो दूसरी टेबल से आ रही है ना। जैसे अपने इसकी बात की, पार्शियल की तो इसी की होगी, लेकिन डिपेंडेंट को आइडेंटिफाई कैसे कर रहे हैं? डिपेंडेंट की जो की है वो कैसी बन रही है? डिपेंडेंट की के अंदर एक तो डी नेम है और एक एम्प्लॉय का EID है। केवल EID से भी रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, क्योंकि केवल EID से तो हो सकता है किसी के 4 बच्चे हैं तो EID तो सेम हो गया, है ना? तो आप दोनों को मिलाकर कर रहे हैं तो बन तो एक ही टेबल में रहा है, एक से 8 टेबल्स में नहीं। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि की जो है वो की 2 एट्रीब्यूट से मिलके बन रही है, इसलिए हमने इसको डैश अंडरलाइन से रिप्रेजेंट किया है। एम्प्लॉय टेबल की प्राइमरी की, वो प्राइमरी की में हो सकता है 4 एट्रीब्यूट हो, 2 हो, 3 हो, 1 हो, और एक एट्रीब्यूट ये वाला है डिपेंडेंट का है, तो सब पार्शियल हो गए ना।
ओके, तो हमने कहा मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट के लिए अपन क्या काम में लेंगे, डबल इलिप्स काम में लेंगे। कंपोजिट एट्रीब्यूट, सपोज आप कहें एड्रेस है, आप कहें एड्रेस है, ये आपका हो गया एड्रेस। अब आप कह रहे हैं साहब एड्रेस में तो बहुत सारी चीज़ें, हाउस नंबर है, स्ट्रीट है, सिटी है, पिन कोड है, तो सब क्या हो गया एड्रेस के अंदर से एच नंबर हमने ले लिया, से स्ट्रीट हमने ले लिया, से सिटी हमने ले लिया, से पिन हमने ले लिया। ठीक है भैया, तो इलिप्स अटैच्ड विद इलिप्स, दिस इज फॉर कंपोजिट एट्रीब्यूट्स। लास्ट क्लास में कंपोजिट एट्रीब्यूट पढ़े थे ना अपन ने। कंपोजिट एट्रीब्यूट हमने क्या कहा था, जहां पर एक एट्रीब्यूट मल्टीपल एट्रीब्यूट से मिलकर बन सकता है, उसी को तो हमने कंपोजिट एट्रीब्यूट कहा था। कंपोजिट एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इलिप्स विद इलिप्सेज काम में लेते हैं, इलिप्स विद इलिप्सेज काम में लेते हैं। हो सकता है परमानेंट एड्रेस है, तो फिर आप क्या करेंगे उसके लिए, मल्टी वैल्यू रखेंगे। आप कह रहे हैं साहब मेरे पास मल्टीपल एड्रेस हो सकते हैं और मल्टीपल एड्रेस में सेम चीज हो सकती है, तो क्या करेंगे, हाँ जी बिल्कुल फर्स्ट नेम मिले, तो इसको मैं मल्टी वैल्यू बना दूंगा। इफ यू आर हैविंग मल्टीपल एड्रेसेज एंड ऑल दीज एड्रेसेज आर कंपोजिट एट्रीब्यूट, भाई आपने कहा मेरे पास एक तो परमानेंट एड्रेस है, एक प्रेजेंट एड्रेस है। प्रेजेंट एड्रेस मेरे दो है, होम एड्रेस, रेजिडेंस एड्रेस एंड ऑफिस एड्रेस। नाउ यू आर हैविंग मल्टीपल एड्रेसेस। कहाँ पर, नहीं 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 नहीं, ये तो सिंगल सिंगल एट्रीब्यूट है। एड्रेस मल्टी वैल्यू है, लेकिन हर एड्रेस पर स्ट्रीट, अब आप कह रहे साहब स्ट्रीट मुझे तो स्ट्रीट लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 ऐसे रखना है, तो ठीक है मल्टी वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर आप बेस्ट की बात कर रहे हैं तो कंपोजिट एट्रीब्यूट हो गया। कीटू जी का क्वेश्चन है कि क्वेश्चन ये है कि एड्रेस इज ए सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट, कंपोजिट एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट, की एट्रीब्यूट, विच शुड बी करेक्ट। बेस्ट आंसर होगा वो तो कंपोजिट एट्रीब्यूट होगा, बट अगेन इट इज डिपेंडेंट ऑन द क्वेश्चन कि क्वेश्चन क्या सोच रहा है। हालांकि ऐसा क्वेश्चन देना नहीं चाहिए एग्जाम्स के अंदर, क्योंकि डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है। हो सकता है एड्रेस को आप एक सिंगल एट्रीब्यूट मान के चल रहे, इट डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट। आप कभी कभी देखते हैं, आप देखिए अपना जो अपन जनरली काम करते हैं ना उसको सोचिए। आप कभी कभी कहते हैं भाई एक फॉर्म है, उस फॉर्म में आपको एड्रेस एंटर करना है, एड्रेस का एक कॉलम है, उसमें अपना हाउस नंबर, स्ट्रीट, कॉलोनी सब एक ही फील्ड में, मतलब आपने उसको सिंगल वैल्यू की तरह ट्रीट किया ना, तो सिंपल एट्रीब्यूट हो गया, सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट हो गया। लेकिन अगर आपने वहां पर कहा कि भाई हाउस नंबर का कॉलम अलग है, स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, कॉलोनी, सिटी, पिन कोड, तो वो कंपोजिट एट्रीब्यूट हो गया, क्योंकि आपने एड्रेस को क्या किया, अलग अलग एट्रीब्यूट्स में डिवाइड किया ना। जैसे नेम की बात आप करें, नेम आपने कहा महेश कुमार गुप्ता, आपने एंटर करवाया और उसमें आपने एंटर कर दिया महेश कुमार गुप्ता, चैप्टर खत्म। नाउ दिस इज सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट। बट सपोज अगर आप कहें फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम तीनों अलग अलग एंटर करवा रहे हैं, तो दैट इज कंपोजिट एट्रीब्यूट। तुषार जी बिल्कुल करवा देंगे, ये तो कोई घपला हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर होता है ना, इसमें क्या है कि मैं भी थोड़ा आपकी तरह, मैं भी तो आलसी हूँ ना, तो कुछ ना कुछ घपला कर बैठता हूँ, और फिर अगर एक बार इसको बंद कर देता हूँ तो फिर वापस स्टार्ट करने में फिर आपको थोड़ा डिस्टर्बेंस रहता है, इसलिए। ठीक है भैया, मुझे लगता है आज अपन साइड की क्लास ड्रॉप करके डीबीएमएस ही कंटिन्यू कर ले। जावा तो करेंगे ही, जावा तो करेंगे ही, जावा अपन 8:30 रख लेंगे,
और 8:30 तक मैं DBMS कर लेता हूँ, है ना, ताकि मुझे जो जल्दी जाना है वो काम भी हो जाएगा, सारा मिक्स हो जाएगा। ओके, नो घपला एट ऑल, क्योंकि DBMS अपना आज शुरू में डिस्कशन ज़्यादा हो गया ना, तो वो पोर्शन कम हो पाया। और वैसे भी सैड कंपैरेटिवली छोटा पोर्शन है। सैड एक ऐसा पोर्शन है जिसमें कि नंबर नहीं आते हैं, आपको चारों ऑप्शन एक जैसे लगते हैं, और सीधा सा फंडा है, जो आपको सबसे कम पसंद आ रहा है ना वो ऑप्शन सही है। अगर आपने सैड पढ़ा नहीं है, पढ़ा है तो खैर अपनी मैच्योरिटी आ जाती है दिमाग के अंदर, अगर पढ़ा नहीं है और क्वेश्चन, तो जो आपको नहीं लग रहा है वो आंसर हो जाएगा, जो आपको सबसे कम पसंद आ रहा है उसका वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेट का पेपर हुआ था 2012 में, स्टेट गवर्नमेंट जो नेट की तरह सेट लेती है ना, उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस थे। अगर आप अध्यापक बन गए तो आप कौन से स्कूल में पढ़ाना पसंद करेंगे? शहर के पब्लिक स्कूल में, शहर के गवर्नमेंट स्कूल में, गांव के पब्लिक स्कूल में, गांव के गवर्नमेंट स्कूल में? अब आपको सबसे कम पसंद आ रहा है गांव का सरकारी स्कूल, वो आपका आंसर सही है ना। तो ऐसा ही सेट के अंदर क्वेश्चंस होते हैं, उसमें इस तरीके के कई क्वेश्चन आए थे, अब बच्चे उसी में गोल मोल हो गए, क्योंकि आप तो वो बताओगे ना जो आपको अच्छा लग रहा है, आप ये थोड़ी बताओगे कि वो क्या सोच रहा है। ठीक है ना। जावा, जावा आपके चारों सब्जेक्ट्स में सबसे हाई स्कोरिंग है। टफ तो है, टफ तो मतलब आपको लगता है, लेकिन जावा सबसे हाई स्कोरिंग है, क्योंकि जावा में इफ बट नहीं चलेगा, बाकी सब में इफ बट चलेगा। DBMS में हो सकता है सॉल्व भी ना हो। जावा अगर आपने पढ़ लिया, जावा में अगर आपने थोड़ी प्रैक्टिस कर ली, तो उसका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कोई बात नहीं, आधे आ रहे हैं ना, ये भी तो एक ही टेस्ट हुआ है ना। नहीं, ACP के फॉर्म में वो वाला फॉर्मेट तो आपको प्राइवेट कंपनी से पॉसिबल ही नहीं है। अगर सपोज आपने साल भर पहले कोई प्राइवेट कंपनी छोड़ दी, आपको अंदर कौन घुसने देगा जो फॉर्मेट आप बन पाओगे? नहीं बन सकता। ठीक है, आप अपना फॉर्मेट में डाल दीजिए। देखिए, सीधा सा कंसेप्ट आप ध्यान रखिए, अभी जो नंबर आ रहे हैं उनसे विचलित मत होइए। अभी जो नंबर आ रहे हैं, सपोज आपके 100 में से 5 नंबर आ रहे हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि वो जो 95 है, ये मान के चलिए आज वो आपके गलत हो गए हैं, आपने उनकी तैयारी कर ली, तो वो आगे अगर एग्ज़ाम में आ गए तो गलत नहीं होंगे। लेकिन वो जो 5 आपके सही हुए हैं वो वहाँ गलत हो सकते हैं, क्योंकि उनमें आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए कि भाई इनको दोबारा नहीं पढ़ना है। ठीक है ना, इसलिए कोई चिंता नहीं है। आप यहाँ के नंबर से विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। वैसे ही मेरे पेपर थोड़े से ऊट पटांग होते हैं, थोड़े से, है ना, तो वो मतलब मेरे पेपर में अगर आपके 50-55 नंबर आ रहे हैं तो वहाँ पर 60-65 आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, पेपर के मामले में थोड़ा बेकार इंसान हूँ। तो आपके पास एलिप्स अटैच्ड टू एलिप्स हो गए, एक आपके पास होता है डैश्ड एलिप्स। डैश्ड एलिप्स का मतलब क्या है? सपोज अब मुझे यहाँ पर एज रखना है, तो क्या मैं एज स्टोर करूँगा क्या? एज तो डिराइव्ड एट्रीब्यूट होगा ना, तो उसे मैं डैश्ड एलिप्स बनाऊंगा। मैं क्या बनाऊंगा उसे? ये आपका क्या हो गया? एज हो गया। एज आपका क्या होगा? डैश्ड एलिप्स होगा। इज दिस ओके? कोई घपला तो नहीं? देखिएगा, यहां पर अपन डैश एलिप्स क्या करें? डिनोट डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स। देन आपके पास आता है लिंक एट्रीब्यूट, लाइन जो अपन खींच रहे थे। डबल लाइन जो होती है, ठीक है,
डन तुषार जी। डबल लाइन जो होती है वो टोटल पार्टिसिपेशन के लिए होती है। देखिए पार्टिसिपेशन दो तरीके का होता है। पार्टिसिपेशन किसी भी रिलेशन में दो तरीके का पार्टीशन हो सकता है। पार्शियल पार्टिसिपेशन, partial participation and total participation. Partial participation and total participation. Now you try to understand two different lines. देख लिया? Two different lines. First line is a student join a course. Second line is every student must join a course. Try to understand these two lines. ठंडक लगने लगी। चूरू वालों को गर्मी सर्दी तो लगती ही नहीं है। बहुत सॉलिड हो जाते हैं वो, बहुत सॉलिड हो जाते हैं, क्योंकि जब गर्मी पड़ रही होती है सबसे ज़्यादा गर्मी चूरू में, जब ठंडक पड़ रही होती है सबसे ज़्यादा ठंडक चूरू में। फिर वहाँ का एनवायरनमेंट भी ऐसा है कि वो टीला आज यहाँ है कल वहाँ है, तो वो उसी में वो बिल्कुल पक्के हो चुके होते हैं। ये तो जयपुर वाले हैं जो हाथ छोटी चीज़ में जुकाम लग गई, कहीं कुछ हो गया, एलर्जी हो गई। अब सोचिए आप चूरू वालों को एलर्जी होगी तो कैसे काम चलेगा, उनको तो रहना ही मिट्टी में है, तो वो बिल्कुल सॉलिड हो चुके होते हैं। हाँ तो उससे एलर्जी नहीं होती ना। फिर ये जो हमारे एज के लोग बहुत ज़्यादा बीमार कंपैरेटिवली आज के बच्चों से कम बीमार होते हैं, क्योंकि हमारी एज में वही मिट्टी में खेलते थे। बॉल नाली में गई, उठाई, दो टप्पे मारा, चालू हो गए, तो उनको एलर्जी हुई नहीं। अब बच्चों को जरा से खेलने जाए, मम्मी कही अरे देख गंदे में खेल रहा है, नोजी आ गई। हमारे तो नोजियाँ सब ये साफ कर लेते थे, फिर भी साफ नहीं तो सच में मोनिका जी आपने लड़कों को भी देखा नहीं, लड़के कैसे कैसे होते हैं। वो यूं करते थे ना तो वो सफ़ेद सफ़ेद है ना मूंछ सी बन जाती थी, सफ़ेद सफ़ेद मूंछ सी बन जाती थी। चलिए, तो ए स्टूडेंट अटेंड्स या ज्वाइन ए कोर्स। एवरी स्टूडेंट मस्ट ज्वाइन ए कोर्स। दिस इज पार्शियल पार्टिसिपेशन। दिस इज partial participation. Might be there is a student who didn't join even a single course. हमने कंपल्सन नहीं किया कि हर स्टूडेंट को कोर्स ज्वाइन करना है, तो ये क्या हो गया, पार्शियल पार्टिसिपेशन हो गया। आप जो रिप्रेजेंट करेंगे वो कैसे करेंगे, स्टूडेंट कोर्स। यहां पर क्या है आपका, ज्वाइन, स्टूडेंट ज्वाइन कोर्स, पार्शियल पार्टिसिपेशन। समझ रहे हैं आप बात को। हमने कहा एक स्टूडेंट एक कोर्स को ज्वाइन करता है, लेकिन वो कंपल्शन नहीं दिया ना, कंपल्शन थोड़ी किया है, कंपल्शन नहीं किया कि भाई हर स्टूडेंट कोर्स ज्वाइन करता है। हो सकता है कोई स्टूडेंट ऐसा हो जिसने कोई कोर्स ही ज्वाइन नहीं किया हो,
अगर आप कहते हैं नहीं साहब एवरी स्टूडेंट मस्ट ज्वाइन ए कोर्स, मतलब कि हर स्टूडेंट ने कोर्स ज्वाइन किया ही किया है, तो क्या हो गया टोटल पार्टिसिपेशन। तो ये क्या हो गया साहब टोटल पार्टिसिपेशन। टोटल पार्टिसिपेशन, और टोटल पार्टिसिपेशन के लिए हम क्या करेंगे, आपने कहा एक स्टूडेंट है, आपने कहा जी ज्वाइन है, आपने कहा जी कोर्स है। अब आपने यहां पर टोटल पार्टिसिपेशन की बात कर ली ना, तो इसको डबल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे कि एवरी स्टूडेंट इज पार्टिसिपेटिंग इन दिस रिलेशन, every student is participating in this relation, but in this particular case there might be some student who are not participating in this course, in this relation. Is this point clear? Suppose एक और लाइन की बात करते हैं, अगर मैं यहां पर कहता हूं every course must have at least a student, मतलब क्या हो गया साहब कि अब हमने ये टोटल पार्टिसिपेशन किसके लिए भी कर दिया, कोर्स के लिए भी कर दिया। हर कोर्स एवरी कोर्स मस्ट पार्टिसिपेट, तो क्या हो गया साहब यहां पर, इसको भी हम डबल अंडरलाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक बात है। टोटल पार्शियल पार्टिसिपेशन तो जो जनरल अपन लैंग्वेज काम में ले रहे हैं, हम कोई कंफर्म नहीं कर रहे हैं, हम एक जनरल बात कर रहे हैं, दैट इज पार्शियल पार्टिसिपेशन, जनरल बात। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि नहीं दैट हैज टू अटेंड ए कोर्स, एवरी कोर्स इज हैविंग एटलीस्ट ए स्टूडेंट। आपने कभी इग्नू के कोर्सेज देखे हैं? इग्नू के बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है कोर्सेज की, बहुत सारे कोर्सेज ऐसे जिसमें बच्चे नहीं होते, मतलब किसी सेमेस्टर में जैसे 100 बच्चे हैं, दूसरे में हो सकता है 0 हो गए। तो अगर आप कहते नहीं सर हमारे यहाँ कोई कोर्स ऐसा होगा ही नहीं जिसमें एटलीस्ट कोई स्टूडेंट नहीं हो, तो वो क्या हो गया टोटल पार्टिसिपेशन हो गया। लेकिन यस इफ यू आर हैविंग ए कोर्स, even a single course या course is in existence without even a single student, then that is total participation। ठीक है, कोई घपला इसमें? नो घपला, आगे चलें भाइयों बहनों। अभी तो नहीं लिखा अपन ने कुछ भी, वो बाद की बात। टोटल पार्टिसिपेशन तक ठीक है, चलें आगे। चल वापस से बेटा, कोई भी रिलेशन के 2 एंड होंगे, है ना। अब 2 एंड क्या उस रिलेशन में 100% पार्टिसिपेट कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो वो टोटल पार्टिसिपेशन है। उस एंटिटी टाइप का कोई भी एंटिटी ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि उस रिलेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हो। हमारे पास 2 एंटिटी टाइप कौन से हैं? स्टूडेंट है, कोर्स है। हमने कहा भाई हर कोर्स में एक स्टूडेंट होना चाहिए, तो 100% रिलेशन हो गया ना, 100% रिलेशन हो गया ना, मतलब कि हर कोर्स के अंदर एक स्टूडेंट होगा ही होगा ना, मतलब इसका टोटल पार्टिसिपेशन हो गया ना, वो कहना चाह रहे। ये तो इधर की बात हो गई, हर कोर्स में एक स्टूडेंट होना चाहिए, वो उधर की बात हो गई। तो दोनों तरफ से टोटल पार्टिसिपेशन हो गया। कोई जरूरी नहीं दोनों तरफ से हो सकता है हम कहें नहीं साहब हर स्टूडेंट किसी न किसी कोर्स में होगा, ये बात तो ठीक है, लेकिन हो सकता है कुछ कोर्स ऐसे भी हो जिनमें स्टूडेंट नहीं है। एक बार वापस बोलिए।
ठीक है, टोटल पार्टिसिपेशन हो गया। तो इधर का हो गया ना, स्टूडेंट रिलेट कर रहा है ना टोटल पार्टिसिपेशन में, आगे का अपन नहीं कह सकते। ये तभी कह सकते हैं, देखिए ये सारी चीज किस पे डिपेंड करती है, आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर, आपकी प्रॉब्लम क्या है। अब मैं इन दोनों लाइंस को हटा देता हूं एक बार के लिए, वापस से लिख लेंगे। देखिए भैया, मैंने ये लाइन हटा दिया, अब जरा समझिए आप। अब हमको ईआर डायग्राम बनाना है, तो हम किसको देख के बनाएंगे, इसी को देख के बनाएंगे ना। अब इसका मतलब क्या है साहब, कि हर स्टूडेंट किसी न किसी कोर्स में होगा, यही तो मतलब हुआ। क्या ये बात कोर्स के लिए लागू हो रही है क्या? सपोज 20 स्टूडेंट है, 20 स्टूडेंट ने कोई ना कोई कोर्स ज्वाइन कर रखा है, हमारे पास 5 कोर्सेज हैं, 20 स्टूडेंट ने 4 कोर्सेज ज्वाइन कर रखे हैं, एक कोर्स ऐसा है जिसमें कोई स्टूडेंट नहीं है, एक कोर्स हो गया ना ऐसा। लेकिन ये बात भी पूरी हो गई ना, तो टोटल पार्टिसिपेशन किसके एंड पे हो गया, स्टूडेंट के एंड पे हो गया। ठीक है, आप कहते हैं नहीं साहब मेरे पास कोई कोर्स ऐसा होना ही नहीं चाहिए जिसमें एक भी स्टूडेंट नहीं है, तो किसकी तरफ हो गया, कोर्स की तरफ हो गया ना। ये जो आपकी रिक्वायरमेंट आ रही है, जो वर्ड्स आपके आ रहे हैं, इन वर्ड्स से आपको समझ में आएगा, इन वर्ड्स से आपको देना है। आपके पास प्रॉब्लम कैसी आती है, ये ठीक है, प्रॉब्लम आपकी कैसी आती है अपन देखेंगे होपफुली नेक्स्ट क्लास के अंदर। जैसे सपोज आपको एक दे दिया, ये एक ईआर डायग्राम है, अब आपसे इसके बारे में पूछा गया कि भाई, मैं दूसरा चेंज कर दूं एक बार, थोड़ा और ले लूं डिफरेंट टाइप का। ये ईआरडी है, पढ़ेंगे अपन। अब इस ईआरडी में हमसे पूछा गया डिराइव्ड एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं। एज है खत्म, इसलिए अपन ये सारा पढ़ रहे हैं। अगर आपने से पूछा गया टोटल पार्टिसिपेशन वाला जो मैटर है, हाँ टोटल पार्टिसिपेशन, एवरी डिपेंडेंट मस्ट बी रिलेटेड टू वन ऑफ द एम्प्लॉय। ठीक है, एवरी प्रोजेक्ट मस्ट बी रिलेटेड टू सम डिपार्टमेंट। आपको ईआर डायग्राम देके पूछा गया निम्न में से विच वन ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट और इनकरेक्ट। इन क्वेश्चंस के लिए अपन ये चीज पढ़ रहे हैं, समझ में आई ना बात। अपने ये चीज पढ़ने का मोटो क्या है, मोटो ये है कि हम इन चीजों को समझ जाए, भाई टोटल पार्टिसिपेशन का मतलब क्या है। अब ठीक है, अब हमारे समझ में आ गया। अब अगर डायग्राम आता है तो हम उस सेंटेंस को बना सकें, या हमको सेंटेंस दे दिया और हमसे कहा विच वन ऑफ फॉलोइंग ईआर डायग्राम इज कंफर्मिंग आर स्टेटमेंट, फॉलोइंग आर स्टेटमेंट। ठीक है, इसके लिए बात कर रहे हैं। तो ये अपन बात कर रहे थे टोटल पार्टिसिपेशन की। टोटल पार्टिसिपेशन और पार्शियल पार्टिसिपेशन की। इसी के साथ एक और चीज अपने पास होती है, दैट इज कार्डिनलिटी रेशियो। कार्डिनलिटी रेशियो, कार्डिनलिटी रेशियो होता है कि भाई आपके पास एक एंटिटी सेट की कितनी एंटिटीज दूसरे एंटिटी सेट की कितनी एंटिटीज के साथ रिलेटेड है। वापस से सपोज हमने कहा कुछ रिलेशंस अपन लेके चलते हैं। आपने कहा a class can have multiple student,
एक क्लास में मल्टीपल स्टूडेंट्स हो सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ सर? मेरे पास यहाँ पर एक क्लास है, मेरे पास यहाँ पर स्टूडेंट है। मैंने कहा साहब मेरे पास यहाँ पर हैव रिलेशन हो गया, सिंपल क्लास स्टूडेंट। एक क्लास में मल्टीपल स्टूडेंट हो सकते हैं। आपका स्टेटमेंट जो है उसके हिसाब से दिस इज 1 to n। ए क्लास कैन हैव मल्टीपल स्टूडेंट्स। ठीक है, इस लाइन को थोड़ा बढ़ा दें। हमने कहा ए क्लास कैन हैव मल्टीपल स्टूडेंट्स and a student might take multiple classes, ठीक है। तो क्या हो गया सब? हमारे पास क्लास है, हमारे पास स्टूडेंट है, ठीक है ना। जो हैव रिलेशन आपका है, आपने कहा साहब क्लास और स्टूडेंट दोनों साइड में क्या हो गया, n to n या m to n जैसे भी आप रिप्रेजेंट करते हैं। मैनी टू मैनी हो गया ना रिलेशन, मैनी टू मैनी रिलेशन हो गया ना। कोई दिक्कत इसमें? आगे चले। तीसरी चीज आपने कहा, हटा दो भैया, बॉय मैरी गर्ल। सपोज मैंने अभी दिल से आवाज दी थी चाहे आ जाए, आ गई, भगवान आपका भला करेगा। सपोज यहां पर हम इंडियन मैरिज सिस्टम की बात कर रहे हैं, 1 to 1, ठीक है, 1 to 1 रिलेशन। तो ये बेसिकली आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक एंटिटी सेट, कार्डिनलिटी क्या बता रहा है, द नंबर ऑफ एंटिटीज which are participating, entity set, entity of entity type, the number of, पापा से लिखता हूं, the number of entities of one entity type which are related, which are participating in the relation. The number of entities of entity type जैसे स्टूडेंट, कोर्स, क्लास, ठीक है ना। ठीक है भाइयों बहनों, राइट। इसको आज अपन यहीं तक रख लें। ये क्या हो गया? इसको आज यहीं तक रख लें।
मैक्सिमम करें या कुछ भी करें, तो नंबर आपको रिप्रेजेंट कर रहा है वन और मैनी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास अपनी जावा की होगी। आज सैड को अपन ड्रॉप कर रहे हैं आज के लिए। ओके, नमस्कार। ठीक है, तुषार जी, सुनीता जी, पल्लवी जी, किट्टू जी, रिताक्षी जी, थैंक यू।